4 लड़कों को माँ बाप पाल सकता है, लेकिन 4 लड़का मिलकर माँ बाप को नहीं पाल सकता है। अब क्यों? तो माँ बाप एक कुआं है, जैसे कुआं से 4 बाल्टी पानी निकल सकता है, लेकिन 4 बाल्टी पानी मिलकर कोई कुआं नहीं बना सकता है। तो माँ बाप वो कुआं है जो 4 गो 8 गो बाल्टी भर सकता है, 4 गो 8 गो बच्चा को पाल सकता है, लेकिन 4 ठो 8 ठो बच्चा मिलकर आज के समय में 2 गो माँ और बाप को नहीं पाल सकता है। कितना भी बच्चा प्यारा हो, प्यार तो आप करते ही हैं, लेकिन मोह में अपना रिटायरमेंट का पैसा जरूर रखना चाहिए, क्योंकि बच्चे वाकई में नालायक हो जाते हैं और कई बार परिस्थितियां भी नहीं साथ देती हैं। तो उस वक्त के लिए आपके पास अपनी पूंजी होनी चाहिए। कोई महिला है जो पेंशन उठाती है, जिसका 40,000 रुपए महीना का पेंशन आता है, तो आप उस घर में देखिएगा 4 भाई में उस माँ को रखने के लिए लड़ाई तक हो जाती है कि नहीं हम रखेंगे, माँ मेरे पास रहेगी, हम देखभाल करेंगे। वो इसलिए नहीं है कि माँ, वो है कि माँ का पैसा, माँ मेरे पास रहेगी तो पैसा मेरे पास आएगा। कि कितना आप पैसा दीजिएगा तो क्या मिलेगा, अगर आपके माता पिता बीमार हैं तो उसके अनुसार को आप अलग जैसे पैकेज में खरीदते हैं कोई सामान, वैसे पैकेजिंग होता है। तो यही पे बात है सक्षम, तो ऐसे जब वृद्धाश्रम में कौन जाता होगा, इसका मतलब कि सक्षम लोग ही जा पाते हैं। दूसरी चीज़ एक और इसमें गौर करने वाली बात है कि मात्र पूरे 740 जिलों में मात्र 250 जिलों में ऐसे वृद्धाश्रम है, और ये 250 जिलों के अलावा इसमें केवल 109 अगर वृद्धाश्रम देखें 110 से के करीब, ये केवल केरल में है। केरल को माना जाता है कि सबसे ज्यादा भारत में वो पढ़े लिखे लोग हैं। सर्व तीर्थमयी माता, सर्व देवमय पिता, मतलब सर्व तीर्थ माँ में है और ये सब देवता जो है वो पिता में है। आप उनको पूजिए, उनका पैर छूइए, सब पुण्य मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा। जो आपका दामाद है, अगर आपका बेटा नहीं है तो दामाद की भी बकायदा जिम्मेदारी बनती है कि आप उसके अगर लीगल आयर है, यानी कि आपका आगे का प्रॉपर्टी या फिर कोई भी चीज अगर वो क्लेम करे, तो उनकी जिम्मेदारी है कि आपकी देखभाल वो करे। वो अपना 1.5 करोड़ रुपया का प्रॉपर्टी जाकर उत्तर प्रदेश के महामहिम राज्यपाल और उत्तर प्रदेश सरकार को लिख देता है। उसकी 4 लड़की 1 लड़का होता है। लड़का सरकारी शिक्षक होता है, लेकिन 4 लड़की और 1 लड़का को फुर्सत नहीं मिलता कि एक बाप को पूछा जाए, उसका हालचाल लिया जाए। पति अगर बाहर भी कमा रहा है तो बहू साथ में रहेगी, वो बिना मन के ही खाना देगी, लेकिन एक प्रेशर में खाना देगी, मुंह फेर के ही थाली रखेगी, लेकिन रखेगी। वो लोग ठीक हैं, लेकिन जो एक रिपोर्ट बताता है, हम पढ़ रहे थे कि बाहर के जो भी लोग हैं, जैसे बेंगलोर में, गुजरात में, महाराष्ट्र में, इनफैक्ट चंडीगढ़ जैसी जगहों पे जो बुजुर्ग हैं, जो महिला पुरुष है, वो सबसे ज्यादा अपने बहु बेटों द्वारा प्रताड़ित किए जा रहे हैं, शोषित किए जा रहे हैं। जब बाजारवाद पूरा हावी हो रहा था, वैश्वीकरण हो रहा था, विदेशी जो चीजें थी भारत आ रहे थे, भारत खुद एकदम ओपन हो गया कि जो भी विदेशी कंपनी है वो आएंगी, टीवी सीरियल से लेके हर चीज विदेशी आ रहे थे मार्केट में। उस समय ये चलना शुरू हुआ कि ठंडा है मतलब कोको कोला, आपको शरबत नहीं पीना है, शरबत पीना आपके स्टेटस को डाउन करता है, आपको कोको कोला पियेंगे तब आप बड़े होंगे। उस समय ये कल्चर आया कि माँ बाप कहने से लोग, ये गांव वाले जो लोग होते हैं वो माँ पापा, ऐसे पापा भी नहीं था कि बाबूजी ऐसे लोग कहते हैं, डैडी कहोगे तब एडवांस माना जाएगा। उस समय देखिएगा हर किसी को ये समझाया जाता था, या शुरू में हम देखते थे, हम लोग भी देखे गाँव में उस समय बड़ा कल्चर था। अब धीरे धीरे ये समाप्त हो रहा है, क्योंकि आजकल हम लोग ये सोशल मीडिया पे देखते हैं कि नहीं अपनी संस्कृति इस चीज की बात होती है, तो धीरे धीरे कल्चर माँ पापा तक सीमित हो गया है। तो अपना परिवार में कौन कौन है, तो माँ बाप को छोड़ देता आदमी, कहता है हाँ हमारा मेहरारू हुआ 2 लड़का। अब मैडम, आजकल नया में कहता है हम हमारा मैडम है 2 लड़का, आजकल नया में हमारा मैडम बोलता है। तो ई वाला कॉन्सेप्ट से बाहर निकलिए। वृद्धाश्रम आज से नहीं खुला है, बहुत समय पहले से खुल चुका है। कितने सारे ऐसे फाउंडेशंस हैं जहाँ पे बूढ़े लोगों के लिए ओल्ड एज होम्स खोले गए हैं, और सरकार भी इसके लिए बहुत पहल कर रही है, ताकि उन लोगों को जब सब कोई छोड़ दे तो एटलीस्ट एक जगह हो जहाँ पे वो चले जाएं। तो हर गांव में 1 या 2 घर ऐसा दिख जाएगा जहां पर एक बूढ़ा आदमी है, तो उसको दिन में कोई खाना तक पूछने वाला नहीं है, बल्कि परिवार का सब कोई अच्छा है। बूढ़ी माँ को बेटा उनका ड्राइव के लिए लेके गया, ये रियल लाइफ केस स्टोरी है, और वो बहुत खुश थी कि बड़े दिनों बाद मेरा बेटा मेरे साथ टाइम स्पेंड करने के लिए चल रहा है, समय निकाला मेरे लिए, बहुत दूर तक लेके गया ड्राइव के लिए, और बोली कि मैंने बहुत कोशिश किया उसको बात करने का, वो बहुत कम बोल रहा था। फिर उन्होंने बोला, बेटे ने बोला कि 1 मिनट आप यहीं पे रुक जाओ। तो माँ को लगा कि शायद नारियल पानी वाला है, तो नारियल पीने के लिए रुकने के लिए बोल रहा है। वो उतरी और कार जैसी मुड़ी तो कार एकदम स्पीड में आगे चली गई। आजकल की जो बहुएं आती हैं, उनकी एक माइंडसेट होती है कि यार हम मम्मी पापा के साथ नहीं रह पाएंगे। उनका पहला शर्त ही होगा कि शादी के बाद हमको अकेले रखोगे ना, हमारा अपना घर होगा ना। तो उनके लिए अपने का मतलब है मेरी फैमिली, मतलब हम, मेरा पति, मेरे 2 बच्चे, 1 बच्चे 2 बच्चे जो भी, उन्हें सास ससुर का कॉन्सेप्ट ही खत्म हो चुका है। पहले गुरुकुल पद्धति होता था, तो बच्चा के उम्र होता था कि 12 साल के पहले बच्चा नहीं पढ़ेगा, माँ बाप से दूर नहीं होता था बच्चा, अपना चाचा चाची दादा दादी माँ बाप उनके बीच में खेल रहा है, हंस रहा है, वो लोग जो पढ़ा रहे हैं वो पढ़ रहा है, सीख रहा है। अब होता क्या है कि हॉस्टल का कॉन्सेप्ट आया,
बच्चा 6 साल 7 साल की उम्र में घर से दूर हो रहा है। अब गुरुकुल पद्धति में क्या होता था कि गुरुकुल पद्धति में होता यह था कि बच्चा 10 साल 12 साल की उम्र तक केवल नैतिक चीज सीख रहा है कि हम समाज में कैसे जिएंगे। केदारनाथ, वैष्णो देवी सोशल मीडिया पर फोटो डालने से कुछ नहीं होगा, मदर्स डे पे मदर्स डे विश करने से, फादर्स डे पे केक कटवाने से कुछ नहीं होगा। आपको सच में मम्मी पापा के महत्व को समझना होगा और ये सोचना चाहिए कि जैसे माँ बाप को आपकी जरूरत, और ये सोचना होगा कि जैसे आपको माँ बाप की जरूरत है, माँ बाप को भी आपकी जरूरत है। अपने साथ रखिए और एक न एक दिन बाद उनको वैसे भी खत्म हो जाना है, तो ये सब मत करिए। कि 5वां कक्षा तक जाते जाते लड़का सीख लेता है कि कैसे खैनी खाया जाता है, कैसे गुल खाया जाता है, और ये कल्चर है वहां का। कितना हूं अच्छा हॉस्टल हो, हर हॉस्टल हम रहे हॉस्टल में, हम जानते हैं कितना भी नामी स्कूल का हॉस्टल हो, वहां का ये चीज है कि अंदर अंदर सब बच्चा एक, मतलब अब हम उसको कैसे समझाएं, वो कल्चर बन गया है कि जो 5 साल से रह रहा है बच्चा, वो अपना 4 साल के नीचे वालों को गाली दे रहा है और उसको सिखा रहा है कि तू जब 3 साल बाद हमारा बाद आएगा तब बैठ करके ऐसा ऐसा तुम करना। तो वो एक कल्चर हो गया है। लेकिन उस समय जो विदेशी चलते, पहले वहाँ पे टीवी था तो उनके शो को हिंदी में डब करके यहाँ पे चलाया जाता था, तो वो जो उनका जो बना बनाया वो अपना कल्चर से जो दिखाते थे, तो वहाँ उसी को हिंदी में दिखाया जाता था। तो लोगों को देख के लगता था कि अच्छा, छोटा परिवार रह रहा है, ये ज़्यादा सुखी, अपने मन से जो फन कर पा रहा है। तो होता है एक ह्यूमन वो है कि हम जो भी देखेंगे ना गलत टाइप से या कुछ अलग, जो अलग हो, गलत है या सही है वो अलग बात है, लेकिन जो कुछ अलग हो, जो हम कर अपने रेगुलर लाइफ में कर रहे हैं, उससे कुछ अलग दिखेगा तो मन करेगा कि वही करें, वही सबसे सही है। तो वही चीज़ देखने को मिलता था कि अच्छा, सीरियल आ रहा है तो इसमें परिवार के मिनी 2 लोग ही रह रहे हैं बस, ज़्यादा से ज़्यादा एक पति पत्नी है और एक बेटा है उसके पास, वो बहुत सुखी से रह रहे हैं उनके साथ, क्योंकि सीरियल में दिखाया जा रहा है तो उसमें तो सब अच्छा अच्छा हो रहा है, सब लग्जरी दिख रहा है। जिस देश में बचपन से ही माता पिता अपने बच्चों को श्रवण जैसे बेटे की कहानी सुनाते हैं, उसी देश में जब माता पिता बूढ़े हो जा रहे हैं तो उनको रखने की बात जब आती है तो बच्चे बहाना बनाने लग जाते हैं, बंटवारा करने लग जाते हैं और बात इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि वृद्धाश्रम तक अपने माता पिता को बच्चे पहुंचा देते हैं। इसके पीछे कारण क्या है, इसी मुद्दे पर आज हम चर्चा करेंगे, मगर उसके पहले नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे स्पेशल सेगमेंट जिसका नाम है बोलना मना है, और मैं आपके साथ वंदना पांडे। सबसे पहला सवाल मोहित आपसे है कि एक सर्वे किया गया है जिसमें ये खुलासा हुआ है कि 40% महिलाओं ने ये कहा है कि मेरे साथ दुर्व्यवहार किया गया है और इसमें हमारे बेटे शामिल हैं, जबकि कहा जाता है कि शादी के बाद बेटे बदल जाते हैं और बहू की वजह से ऐसा कुछ होता है। लेकिन जो बूढ़ी औरत है वो कह रही है कि हमारे बेटों ने हमारे साथ ऐसा किया है। क्या कहेंगे उस पर? एक कहानी सुनाते हैं छोटा सा कि उत्तर प्रदेश में एक नत्थू सिंह नाम का आदमी था। उम्र उसका कुछ ज्यादा हो गया था, 80 की पार हो गया था। वो अपना 1.5 करोड़ रुपया का प्रॉपर्टी जाकर उत्तर प्रदेश के महामहिम राज्यपाल और उत्तर प्रदेश सरकार को लिख देता है। उसकी 4 लड़की, 1 लड़का होता है। लड़का सरकारी शिक्षक होता है, लेकिन 4 लड़की और 1 लड़का को फुर्सत नहीं मिलता कि एक बाप को पूछा जाए, उसका हालचाल लिया जाए। अंत में आकर वो वृद्धाश्रम में जाता है और 1.5 करोड़ का प्रॉपर्टी उत्तर प्रदेश की सरकार को लिख देता है और कहता है कि वो हमारा सेवा आप कीजिए। तो इस समाज का स्थिति है। एक और बात है, हाल फिलहाल में बड़ा इसका, जैसे बड़े बड़े विदेशी, जापान हुआ, इन देशों में बताया जाता है कि सरकार वहां पर विशेष तौर पर वृद्धों के लिए पब बनवाती है, क्लब बनवाती है कि उन लोगों का मनोरंजन हो, क्योंकि वो लोग अकेले हो जाते हैं। हम लोग को लगता था कि यार इससे कैसे होता होगा, हमारे यहाँ तो कोई दादी बूढ़ी हो जाए तो घर में रहती हैं, हम लोग के साथ रहती हैं, कोई छोटा बच्चा तो उनको परेशान करता है, उसको गाली देती हैं, लड़ती हैं, लेकिन वहीं पर रहती हैं। लेकिन अब धीरे धीरे आप देखेंगी तो हर गांव में 1 या 2 घर ऐसा दिख जाएगा जहां पर एक बूढ़ा आदमी है तो उसको दिन में कोई खाना तक पूछने वाला नहीं है, बल्कि परिवार का सब कोई अच्छा है। और जहां तक बात है कि पत्नी बुरा करवा देती है, हमको लगता है कि बेटा बुरा नहीं करेगा तो पत्नी क्या ही बुरा करेगी। बचपन से बेटा को अपनी पाल रही है कोई माँ चाहे कोई बाप, और कोई लड़की बाहर से आ रही है तो वो कैसे बुरा कर देगी? भाई तुम्हारा बेटा है, अगर बेटा अगर अपनी माँ को करेगा तो पत्नी कैसे बुरा करवा सकती है? तो जो ये जो 1.5 करोड़ रुपया का प्रॉपर्टी होगा ना, वो जो बाप कमा रहा होगा, दिन भर पसीना बहा रहा होगा, तो इसलिए नहीं बहा रहा होगा कि हमको वो जाएंगे महामहिम राज्यपाल को 1.5 करोड़ का प्रॉपर्टी लिख देंगे। वो इसलिए कमा रहा होगा कि ये वो लड़का है तो लड़का हमारा 1.5 करोड़ का प्रॉपर्टी रखेगा तो सुखी रहेगा। लेकिन उस लड़का को समझ नहीं आया, तो उस बाप को सोचिए कि क्या बीता होगा, तब जाकर वो 1.5 करोड़ का प्रॉपर्टी सरकार के नाम पर लिखा होगा, क्योंकि वो जिंदगी भर पसीना बहाकर 1.5 करोड़ रुपया का प्रॉपर्टी जमा किया होगा। शांभवी, बचपन से लेकर बुढ़ापे तक जब मतलब बच्चे बूढ़े भी हो जाते हैं, फिर भी जो बूढ़े माँ बाप होते हैं वो उनको हर एक खुशी देना चाहते हैं। फिर क्यों आजकल जो बच्चे हैं वो अपने पेरेंट्स को यूं बेसहारा कर दे रहे हैं?
देखिए, पहले तो मैं ये भी इसमें चीज़ ऐड करना चाहूँगी कि हम लोगों को ये चीज़ बहुत सुनने में मिलता है कि ये जनरेशन बहुत ख़राब हो चुकी है, ये जनरेशन मॉरल वैल्यूज़ को नहीं जानती है। लेकिन अगर आप आंकड़े देखेंगे, तो ये वो लोग हैं जो हमारे माता-पिता के ऐज के लोग हैं या उनके पहले के ऐज के लोग हैं। वो लोगों ने अपने बूढ़े माँ-बाप को निकाल दिया घर से, बेसहारा छोड़ दिया। वो लोग वृद्धाश्रम में चले गए। वृद्धाश्रम आज से नहीं खुला है, बहुत समय पहले से खुल चुका है। कितने सारे ऐसे फाउंडेशंस हैं जहाँ पे बूढ़े लोगों के लिए ओल्ड एज होम्स खोले गए हैं और सरकार भी इसके लिए बहुत पहल कर रही है ताकि उन लोगों को जब सब कोई छोड़ दे तो एटलीस्ट एक जगह हो जहाँ पे वो चले जाएं। तो ये मुझे लगता है कि ये अभी का जनरेशन प्रॉब्लम नहीं, ये एक जनरेशनल प्रॉब्लम है जिसमें लोग अपना मॉरल ग्राउंड्स इतना ज्यादा भूल जाते हैं। आप देखिए ना, बागबान मूवी अभी की थोड़ी है, वो मूवी बहुत पहले आ चुकी है। हम लोग उस वक्त छोटे थे तब आई थी वो मूवी, और एक तरीके से वो आईना था कि किस तरीके से वो बच्चों के लिए जिस पिता ने एफडी तुड़वा दी है, कोई ऐसा काल्पनिक कहानी नहीं है, किसी ना किसी के साथ, कई लोगों के साथ ऐसा हुआ है, तभी उसके ऊपर मूवी बनी और ऐसी मूवी बनी कि सब लोग उससे रिलेट कर पाए। जितने पेरेंट्स थे उनको बहुत ज्यादा वो चीज लगा कि ऐसा ऐसा हुआ होगा कई लोगों के साथ, तभी तो ये मूवी बनी जहाँ पे आप देखिए कि एफडी तुड़वा के बच्चे के लिए पढ़ाई करवाई और बुढ़ापे में वो लोग कह रहे हैं कि अभी इनके यहाँ जाओ, अभी उसके यहाँ जाओ, बीच में छोड़ दिया माँ बाप को। ये बहुत बेसिक मुझे लगता है ना कि अपने माँ बाप के साथ, तो माँ बाप तो अच्छा करती है, बच्चों के अंदर ये चीज डालना बहुत जरूरी है ना कि आप कहीं भी चले जाएं, एक अपना जो रूट्स होता है वो नहीं छोड़ना चाहिए। वो लोग भूल जाते हैं मुझे लगता है। माँ बाप को हर परवरिश में, मतलब हर चीज सिखाने के साथ साथ, हर चीज देने के साथ साथ, ये भी चीज अपने बच्चों के दिमाग में डालना बहुत जरूरी है उनके, कि अगर हम हैं तो तुम हो। तो ये चीज वो बच्चे भूल जाते हैं। हर घर में बहस और ऐसी मनमुटाव होती है माँ बाप से, तो मुझे लगता है हर किसी का लड़ाई झगड़ा होता रहेगा। लेकिन हम लोग कभी ये नहीं सोच सकते कि उन लोग कुछ गो थ्रू कर रहे हैं या बूढ़े हो जाएंगे तो हम लोग उनको छोड़ देंगे। इसीलिए अब ऐसे कानून और ऐसे नियम भी आ गए हैं कि जिसमें आपका जो अपना सगा खून जिस है वो, उसकी तो जिम्मेदारी बनती है। आपने किसी को अडॉप्ट अगर किया है या अगर कोई सौतेला बेटा या बेटी है तो उसकी भी जिम्मेदारी बनती है। उसी के साथ जो आपका दामाद है, अगर आपका बेटा नहीं है तो दामाद की भी बकायदा जिम्मेदारी बनती है कि आप उसके अगर लीगल आयर है, यानी कि आपका आगे का प्रॉपर्टी या फिर कोई भी चीज अगर वो क्लेम करे तो उनकी जिम्मेदारी है कि आपकी देखभाल वो करे। ये रूट कॉज सामाजिक, और जो हम लोग ने सर्वे की आप बात कर रहे थे, उस सर्वे में ये भी लिखा गया है कि बेटे तो सबसे ज्यादा जिम्मेदार है, वो तो अलग बात है, परिवार के जो रिलेटिव्स हैं वो भी इसको बहुत ज्यादा उकसाते हैं। बहुत बड़ा आंकड़ा है जिसमें कि रिलेटिव्स और आसपास के लोग उकसाते हैं। कई बार आप देखेंगे ना कि आसपास की कोई औरतें आके बोल दे रही हैं कि अरे तुम्हारी सास तो कुछ भी नहीं करती है। ये सब हम लोग सीरियल्स में देखते हैं, जो एक्चुअली में होता है कि तुम्हारी सास कुछ भी नहीं कर रही है, जाके वहां जहाँ चुगली कर रही है तुम्हारे बारे में, और मन में लोगों के वो बीज बोते हैं, जबकि वो खुद जाके अपने घर पे मस्त बैठ के अपनी बहू को में भी टॉर्चर कर रही होंगी। तो ये मुझे लगता है कि आसपास के लोग भी बहुत ज्यादा इसमें इन्वॉल्व है, और वो सारे लोग जो बेटे के ऊपर प्रेशर भी डालते, तो कहीं ना कहीं दिमाग आदमी का साइकोलॉजिकली दिमाग ही है ना, घूम जाता है। बट हैविंग सेड दैट, बेटा या बेटी का सबसे पहला जिम्मेदारी होता है कि वो अपने माँ बाप को नहीं कहीं पे छोड़े ऐसे बीच मझदार पे। एक जगह पढ़ रहे थे तो हम बड़ा अच्छा लिखा था, तो अभी हम सुना देते हैं, सब कोई सुन लेगा। कि लिखा था कि 4 लड़कों को माँ बाप पाल सकता है लेकिन 4 लड़का मिलकर माँ बाप को नहीं पाल सकता है। अब क्यों? तो माँ बाप एक कुआं है, जिसे कुआं से 4 बाल्टी पानी निकल सकता है लेकिन 4 बाल्टी पानी मिलकर कोई कुआं नहीं बना सकता है। तो माँ बाप वो कुआं है जो 4 गो 8 गो बाल्टी भर सकता है, 4 गो 8 गो बच्चा को पाल सकता है, लेकिन 4 ठो 8 ठो बच्चा मिलकर आज के समय में 2 गो माँ और बाप को नहीं पाल सकता है। तो वैसा कुआं है वो लोग। एक और चीज इस पे मोहित ने बोला तो मुझे याद आ गया कि बहुत जगह हमने सुना है कि जो शौक है ना वो माँ बाप के पैसों से पूरे होते हैं और जरूरतें हम लोग अपनी पैसों से पूरे करते हैं। आप अभी भी कमाएंगे तो आपको लगता है कि बहुत सारी चीज में कट डाउन, लेकिन माँ बाप अपना काट के जब आपको दे रहे हैं तो आपकी हिम्मत नहीं होनी चाहिए कि वो कैसे भी हो ना, आपको पीटते भी हो तो भी उनको नहीं आपको छोड़ना चाहिए। डॉली, ऐसा कहा जा रहा है कि जो बूढ़े माँ बाप को जो बच्चे हैं वो प्रताड़ित करते हैं, परेशान करते हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी भी गलती होती है। लेकिन लोग ये क्यों भूल जाते हैं कि बचपन में आप भी ढेरों गलती करते हैं, बावजूद इसके वो आपको नहीं छोड़ते। लेकिन अब ऐसा कहा जा रहा है कि बूढ़े माँ बाप जनरेशन के साथ ढल नहीं पाते हैं या फिर मैनेज नहीं कर पाते हैं अपने बहू या फिर बेटे के साथ, इसलिए उनके साथ ऐसा किया जा रहा है। कितनी सच्चाई है इस बात?
देखिए, हमको क्या लगता है कि हम लोग जैसे-जैसे आधुनिकता के दौर में आगे बढ़ रहे हैं या फिर जितना आधुनिक होने की कोशिश कर रहे हैं या फिर पढ़ लिख रहे हैं, जितना बुद्धिजीवी हो रहे हैं, हम अपने नैतिक मूल्यों और नैतिक कर्तव्यों को भूलते जा रहे हैं। हम लोग को बचपन से ही नैतिक शिक्षा की किताब पढ़ाई जाती थी, इसमें हमेशा से सिखाया गया है कि माँ-बाप की सेवा करनी चाहिए, बुजुर्गों की सेवा करनी चाहिए, घर में दादा-दादी के साथ उठना-बैठना चाहिए, बातचीत करना चाहिए। लेकिन हमको लगता है आज की जो पीढ़ी है, इनफैक्ट हम लोग की जो पीढ़ी है, हम लोग अपने बुजुर्गों के साथ बहुत कम बैठना पसंद करते हैं, कम समय देना चाहते हैं, उनको आधुनिक चीज़ों के बारे में बताना नहीं चाहते हैं। होना ये चाहिए था कि बुजुर्ग ऐसे बहुत सारी चीज़ों से वंचित हैं, जैसे उनको फ़ोन चलाने नहीं आता है, तो देश दुनिया में क्या चल रहा है उनको नहीं पता है। जो बुजुर्ग महिला या पुरुष हैं, उनके लिए कौन-कौन सी सरकार की कल्याणकारी योजनाएँ हैं, उनके बारे में उनको नहीं पता है। तो हम ये कभी नहीं चाहेंगे कि हम उनके साथ कुछ देर बैठे, बातचीत करें, उनको बताएँ। दूसरी चीज़ कि जो भी बुजुर्ग अपने बेटे, बहू, दामाद, रिश्तेदार, परिवार, अड़ोस-पड़ोस की वजह से जो प्रताड़ित होते हैं, जिनका शोषण किया जाता है, ये चीज़ें हमको लगता है ना कि सबसे ज़्यादा शहर में है, जबकि शहर के लोग कितने पढ़े-लिखे होते हैं। मतलब गाँव में या फिर ग्रामीण इलाकों में ये चीज़ें अभी भी कम है, क्योंकि होता क्या है कि आमतौर पे गाँव के जो बच्चे होते हैं ना, उनकी कम उम्र में शादी कर दी जाती है, लड़कियाँ थोड़ी कम पढ़ी-लिखी होती हैं, तो वो एक सामाजिक दबाव के कारण भी उनको डर होता है कि अगर हम माँ-बाप को छोड़ देंगे तो समाज क्या कहेगा, और होता है अड़ोस-पड़ोस ताना मार-मार के आपको मार डालेगा। तो वो एक प्रेशर में भी बूढ़े माँ-बाप को साथ रखते हैं। पति अगर बाहर भी कमा रहा है तो बहू साथ में रहेगी, वो बिना मन के ही खाना देगी, लेकिन एक प्रेशर में खाना देगी। मुँह फेर के ही थाली रखेगी, लेकिन रखेगी। वो लोग ठीक हैं, लेकिन जो एक रिपोर्ट बताता है, हम पढ़ रहे थे कि बाहर के जो भी लोग हैं, जैसे बैंगलोर में, गुजरात में, महाराष्ट्र में, इनफैक्ट चंडीगढ़ जैसी जगहों पे जो बुजुर्ग हैं, जो महिला पुरुष हैं, वो सबसे ज़्यादा अपने बहू-बेटों द्वारा प्रताड़ित किए जा रहे हैं, शोषित किए जा रहे हैं। अच्छा, इसमें भी आप एक चीज़ देखिएगा कि जो वही लोग सबसे ज़्यादा शोषित किए गए हैं जो आर्थिक रूप से अपने बच्चों पे निर्भर हैं। आपके पास अगर कोई वृद्ध महिला है जिसका जो आर्थिक रूप से अपने बच्चों पे निर्भर है, जो विडो हैं, जिसके पति बहुत पहले ही गुज़र चुके हैं, जो बच्चों पे डिपेंडेंट है कि बच्चा अगर पैसा देगा तो मेरा काम चलेगा, बच्चा खाना खिलाएगा तो मेरा काम चलेगा, उनको अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो दवा के लिए भी अपने बच्चों पे डिपेंडेंट है। तो वैसे बुजुर्ग जो है ना, वो अपने आप को ज़्यादा उपेक्षित महसूस करते हैं, और कहा जाता है कि एक टाइम बाद जो बुजुर्ग होते हैं ना, वो परजीवी हो जाते हैं, वो किसी दूसरों पे आश्रित हो जाते हैं, उनका अपना कोई संसाधन नहीं रह जाता। अगर देखिए, कोई महिला है जो पेंशन उठाती है, जिसका 40,000 रुपए महीना का पेंशन आता है, तो आप उस घर में देखिएगा 4 भाई में उस माँ को रखने के लिए लड़ाई तक हो जाती है कि नहीं हम रखेंगे, माँ मेरे पास रहेगी, हम देखभाल करेंगे। वो इसलिए नहीं है कि माँ, वो है कि माँ का पैसा, माँ मेरे पास रहेगी तो पैसा मेरे पास आएगा। लेकिन वही माँ जिसके पास 1 रुपए नहीं है, या फिर जिसका पति गुजर चुका है, जो अकेली है, उस माँ को रखने के लिए उस माँ की स्थिति ऐसे हो जाएगी कि बँटवारा होने लगता है कि 2 महीना तुम रख लो, 2 महीना तुम रख, नहीं मेरे बच्चों का पढ़ाई-लिखाई है, मेरे यहाँ ज़्यादा पैसे लगते हैं, मेरी पत्नी नहीं पसंद करती है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। सनी, देश में कितने ऐसे वृद्धाश्रम चलाए जा रहे हैं जहां ऐसे लोग भी अपने माता पिता को रख रहे हैं जो मतलब अपने पास रखने में सक्षम है, वो अच्छे खासे पैसे वाले हैं। क्योंकि वृद्धाश्रम में आप जाएंगे तो कई ऐसे माता पिता आपको बूढ़े मिलेंगे जिनके बच्चे नहीं हैं, किसी दुर्घटना में या किसी कारणवश उनकी मृत्यु हो गई है, लेकिन ऐसे भी माँ बाप मिलेंगे जो कि बहुत अच्छे परिवार से ताल्लुक रखते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि उनके जो जमीन जायदाद होते हैं वो उनके बच्चे हथिया लेते हैं और फिर वृद्धाश्रम में छोड़ देते हैं। तो आखिरी क्या कहते हैं आप सब? देखिए, वृद्धाश्रम को लेकर सबसे पहली बात तो ज़्यादा अगर कुछ रिपोर्ट सरकारी रिपोर्ट में जैसे होता है कि सरकारी रिपोर्ट में बहुत कम ही कुछ भी होता है, जैसे कहीं मौत हो या कुछ डोनेशन दिया जा रहा है, कि बोला जाता है कि सरकारी रिपोर्ट में बहुत कम आ पाता है, लेकिन ग्राउंड में होता बहुत ज़्यादा है। सेम हाल इस मामले में भी है, वृद्धाश्रम के मामले में भी है। अगर भारत का जो ऑफिशियल मंत्रालय का रिपोर्ट देखें तो इसके हिसाब से पूरे भारत में 740 जिले हैं, जिसमें मात्र 250 जिलों में ऐसे वृद्धाश्रम का जो ऑफिशियल रिपोर्ट दर्ज है। करीब उनके अनुसार 500 के करीब 490 ऐसे वृद्धाश्रम हैं। लेकिन एक और फाउंडेशन है जो ये सब चीज़ को देखती है, ऐसे प्राइवेट फाउंडेशन है, नाम है दादा-दादी.org, वो वेबसाइट चलाते हैं, प्रॉपर इसके बारे में देखते हैं। वो बताते हैं कि ये 728 करीब पूरे मतलब टोटल 728 के करीब वृद्धाश्रम देश भर में चलते हैं। अब आते हैं कि जो सक्षम लोग हैं, तो इन वृद्धाश्रमों में एक खासियत है कि करीब 3 से 400 ऐसे हैं जो फ्री में चलते हैं, या कोई एनजीओ उनको सपोर्ट कर रही है सरकार की तरफ से, ऐसे सपोर्ट, क्योंकि सरकार भी खुद बता रही है, तो उसके अनुसार 490, तो ये जो सरकारी जो आंकड़ा है तो उसको सरकार डोनेशन करती होगी। लेकिन 700 250 जो 225 लगभग हैं, वो सब पैसे वाले हैं। उसमें अलग अलग फैसिलिटी बटी हुई है कि कितना आप पैसा दीजिएगा तो क्या मिलेगा, अगर आपके माता पिता बीमार हैं तो उसके अनुसार को आप अलग जैसे पैकेज में खरीदते हैं कोई सामान, वैसे पैकेजिंग बटा है। तो यहीं पे बात है सक्षम, तो ऐसे जब वृद्धाश्रम में कौन जाता होगा, इसका मतलब कि सक्षम लोग ही जा पाते हैं। दूसरी चीज़ एक और इसमें गौर करने वाली बात है कि मात्र पूरे 740 जिलों में मात्र 250 जिलों में ऐसे वृद्धाश्रम है, और ये 250 जिलों के अलावा इसमें केवल 109 अगर वृद्धाश्रम देखें 110 से के करीब, ये केवल केरल में है।
केरल को माना जाता है कि सबसे ज़्यादा भारत में वो पढ़े लिखे लोग हैं, और पढ़े लिखे लोग हैं इसका मतलब वो अपने आप को कमा पाते होंगे, अपना पैसा वो अपने अच्छे से रह पाते होंगे। तो जब अधिकतर वृद्धाश्रम ऐसे टॉप 3 मतलब जो राज्य हैं जिनके यहाँ ज़्यादा वृद्धाश्रम है, उसमें केरल आएगा, आंध्र प्रदेश आएगा, तमिलनाडु, ये सारे सक्षम राज्य माने जाते हैं। गरीब नहीं है, पिछड़े नहीं है, यहाँ के लोग की जो अपनी कमाई है सब अच्छी है। तो इन्हीं राज्यों में सबसे ज़्यादा जब वो है, तो इसका मतलब से ये साफ है कि ज़्यादा सक्षम लोग ही, जो सक्षम परिवार हैं, जो पढ़े लिखे परिवार है, वही अपने माँ बाप को ज़्यादा वृद्धाश्रम में भेज रहे हैं। इनका होता क्या है कि अब सबसे पहला चीज़ तो आजकल देखते हैं कि पढ़ाई के नाम पे बचपन से जो छूटता है एकदम कि 9वीं 10वीं में गए, उसके बाद हम छूट जाता है परिवार। बच्चे बाहर रह के पढ़ रहे हैं, उसके बाद थोड़ा और बड़े हुए तो और दूर चले जाएंगे कि हायर एजुकेशन के नाम पे और दूर चले जाते हैं। तो एक जनरेशन जो गैप बनता है माँ बाप से, उनको लगता है कि हम बाहर जा रहे हैं, जो वो कर रहे हैं, पैसा आ रहा है, उनको लगता है कि वो फंडिंग के तौर पे पैसा आता है, हम तो रहते कहीं और है बाहर, और जो अपना काम करे पढ़ लिख लेते तो उनको बाद लगता है कि भाई हम अपने स्टैंड। दूसरा चीज़ ये भी है कि प्रेशर बनाया जाता है कि लड़कों पे वो होना चाहिए कि भाई तुम अपने पैर पे खड़े नहीं होगे तो हम कुछ कर नहीं सकोगे। तो उनको लगता है कि अब हम अपने पैर पे खड़े होंगे तो हमको क्या ज़रूरत है पूरे परिवार की या समाज की, ये बूढ़े लोग हैं हमारे पे बोझ ही होंगे। तो वो लोग जब दूर चले जाते हैं तो उनको लगता है कि अब हम अपने पैर पे खड़े हो गए, हम अपने मन से हमको जीना है, ये लोग हैं हमारे लिए बोझ हैं, तो हमको भी जैसे ये लोग पैसे भेज रहे थे हम इनको पैसे देंगे और कहीं रख देंगे। तो ये ज़्यादातर केस सक्षम लोगों के साथ ही हो रहा है, और अधिकतर वैसे ही राज्य जहाँ पे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, जो ज़्यादा पढ़े लिखे आदमी है, वहीं उन्हीं राज्यों में, उन्हीं जिलों में और उन्हीं परिवारों के साथ ये वृद्धाश्रम वाला केस आता है। एक हम पढ़ रहे थे इसके बारे में कि 21 स्टडी था कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है, ऐसा क्या संस्कृति का ऐसा कौन विघटन हो गया। तो उसमें बड़ा अच्छा से समझाया गया था। उसमें लिखा गया था कि पहले गुरुकुल पद्धति होता था, तो बच्चा के वो उम्र होता था कि 12 साल के पहले बच्चा नहीं पढ़ेगा, माँ बाप से दूर नहीं होता था बच्चा, अपना चाचा चाची दादा दादी माँ बाप उनके बीच में खेल रहा है, हंस रहा है, वो लोग जो पढ़ा रहे हैं वो पढ़ रहा है, सीख रहा है। अब होता क्या है कि हॉस्टल का कॉन्सेप्ट आया, बच्चा 6 साल 7 साल की उम्र में घर से दूर हो रहा है। अब गुरुकुल पद्धति में क्या होता था कि गुरुकुल पद्धति में होता यह था कि बच्चा 10 साल 12 साल की उम्र तक केवल नैतिक चीज सीख रहा है कि हम समाज में कैसे जिएंगे, हम समाज में कोनो चाचा मिलेंगे तो उनसे हम मिलते समय प्रणाम कैसे करेंगे, हमारे माँ बाप के साथ हम कैसे पेश आएंगे। अब बच्चा जो है ना वो पहला कक्षा में पढ़ रहा है कि ए फॉर एप्पल, एप्पल का स्पेलिंग, क्योंकि उसको एप्पल के स्पेलिंग अब ज्यादा जरूरी है ना कि नैतिक चीज ज्यादा जरूरी है। मॉडर्न जो हिसाब किताब है पढ़ाई का वो है। तो इसके पीछे हम एक बहुत अच्छा केस स्टडी था, तो उसमें लिखा गया था कि अंग्रेजों के आने के पहले ऐसा नहीं था कि बिहार जो है साक्षरता दर में सबसे कम है, इसका साक्षरता दर इतना ही था, बहुत हाई था। लेकिन जब अंग्रेजी शासनकाल आया, जब उनकी गवर्नमेंट आई, जब इंप्लीमेंट हुआ उनका कल्चर, तो हुआ क्या कि गुरुकुल पद्धति खत्म हुआ। हर गांव में एक आध ऐसा मास्टर साहब होते थे जो बच्चों को पढ़ाते थे, वो सब कॉन्सेप्ट खत्म हुआ। वो कॉन्सेप्ट खत्म हुआ तो सबके पास पैसा नहीं था कि अपना बच्चा को लोग मॉडर्न स्कूल में भेज पाए, तो वहां से पढ़ाई से इनका रूट कटा, वो ना इधर का हुआ बच्चा ना उधर का हुआ। अब दूसरा बात कि गुरुकुल पद्धति में पढ़ने वाला लड़का ऐसा बिल्कुल नहीं था कि साइंस नहीं जानता था तो कौन बताता था ग्रह का है, नक्षत्र का है, कौन कैसे चल रहा है। इतना बड़ा बड़ा उसमें कैलकुलेशन है कि आज का मॉडर्न फिजिक्स का मॉडर्न जो साइंस है उसका साइंटिस्ट लोग खोलकर उस श्लोक को पढ़ रहा है, लिख रहा है और उस पर रिसर्च करके नया नया थ्योरी दे रहा है। तो मतलब कि जो गुरुकुल में पढ़ाया जाता था उसका वो कॉन्सेप्ट था और उसका कल्चर था। आज के डेट में बच्चा घर से दूर होता है तो माँ बाप से दूर हो जाता है। उसके बाद से कोई भी लड़का इस तरीके से नहीं जुड़ पाता माँ बाप से, जैसे वो बचपन में अगर 10 साल 12 साल तक माँ बाप के साथ रहे तो एक जुड़ाव रखेगा। इसके बारे में हम पढ़े भी, एक जगह लिखा था कि किसी भी बच्चे को 7वां क्लास 8वां क्लास तक कोनो इतना हाई एजुकेशन की जरूरत नहीं होता कि उसका माँ बाप ना दे पाए। 7वां 8वां तक के बच्चे को कोनो भी माँ बाप अपने पास ही रखना चाहिए। उसका उतना बेसिक शिक्षा है 7वां 8वां तक, उसके बाद ही बच्चे को पढ़ना होता है कि हमको क्या बनना है क्या नहीं बनना होता है। लेकिन एक कल्चर आया कि फलानवा का लड़का पढ़ रहा है फलानवा स्कूल के हॉस्टल में, तो हमरो लड़का जब 2 क्लास में जाएगा तो फलानवा स्कूल के फलानवा हॉस्टल में चला जाएगा। जब लड़का हॉस्टल में गया तो बड़ा अच्छा से हम कह रहे हैं कि 5वां कक्षा तक जाते जाते लड़का सीख लेता है कि कैसे खैनी खाया जाता है, कैसे गुल खाया जाता है, और ये कल्चर है वहाँ का। कितना हूँ अच्छा हॉस्टल हो, हर हॉस्टल हम रहे हॉस्टल में हम जानते हैं, कितना भी नामी स्कूल का हॉस्टल हो, वहाँ का ये चीज है कि अंदर अंदर सब बच्चा एक मतलब, अब हम उसको कैसे समझाएं, वो कल्चर बन गया है कि जो 5 साल से रह रहा है बच्चा वो अपना 4 साल के नीचे वालों को गाली दे रहा है और उसको सिखा रहा है कि तू जब 3 साल बाद हमारा बाद आएगा तब बैठ करके ऐसा ऐसा तुम करना। तो वो एक कल्चर हो गया है। शांभवी,
जो सर्वे किया गया है उसमें आया है कि दुर्व्यवहार किया जा रहा है ज़्यादातर बुजुर्ग महिलाओं के साथ। तो इसके लिए क्या कुछ कानून बनाया गया है? वैसे तो ये भी कहा गया है उस सर्वे में कि महिलाएं जाकर नहीं कह पाती हैं क्योंकि उन्हें डर सताता है कि अगर जाकर वो दो लोग से भी बाहर बोलती हैं तो घर में आती हैं तो बहू बेटे डांटते फटकारते हैं। लेकिन ये जानना ज़रूरी है कि जो महिलाएं पढ़ी लिखी हैं बुजुर्ग, वो इसके लिए क्या कुछ कानून बनाया गया है सो दैट जाकर वो इस पर कार्रवाई करवा सके, इस पर केस करवा सके। देखिए, उससे पहले ये चीज़ बोलूँगी कि 2016 का सर्वे था। 2016 आज से कई साल पहले का सर्वे में ये था कि सिर्फ़ भारत में 100 मिलियन यानी कि 10 करोड़ ऐसे माँ-बाप हैं, जिनके बच्चों ने उनको छोड़ दिया वृद्धाश्रम में जाने के लिए। उसके अलावा सबसे ज़्यादा जो मेजर कारण है, जिसके लिए बच्चे छोड़ते हैं माँ-बाप को, वो प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट रहता है। प्रॉपर्टी के कारण बच्चे कई बार अपने माँ-बाप को इस तरीके से छोड़ देते हैं। अब उसमें माँ-बाप को भी पता नहीं रहता है, क्या होता है जैसे एक केस स्टडी में देख रही थी कि जहाँ पे एक बूढ़ी माँ को बेटा उनका ड्राइव के लिए लेके गया, ये रियल लाइफ केस स्टोरी है और वो बहुत खुश थी कि बड़े दिनों बाद मेरा बेटा मेरे साथ टाइम स्पेंड करने के लिए चल रहा है, समय निकाला मेरे लिए, बहुत दूर तक लेके गया ड्राइव के लिए। और बोली कि मैंने बहुत कोशिश किया उसको बात करने का, वो बहुत कम बोल रहा था। फिर उन्होंने बोला, बेटे ने बोला कि 1 मिनट आप यहीं पे रुक जाओ। तो माँ को लगा कि शायद नारियल पानी वाला है तो नारियल पीने के लिए रुकने के लिए बोल रहा है। वो उतरी और कार जैसी मुड़ी तो कार एकदम स्पीड में आगे चली गई। तो फिर भी माँ इतनी ज़्यादा होपफुल थी कि उनको लगा कि शायद से पेट्रोल भरवाने गया होगा, आगे पेट्रोल पंप है तो आएगा, और बहुत धूप थी। ये पुणे की कहानी है। और वो वेट करती रही, नहीं आया उनका बेटा। वो रात तक बैठ के वहीं पे रो रही थी। फिर कुछ लोगों ने उनको ये चीज़ का एहसास दिलाया कि आपके बेटे ने आपको बाकायदा छोड़ दिया है बीच रोड पे। और वो अपनी स्टोरी हेल्पेज के एक जगह पे थी जहाँ पे ओल्ड होम्स में बैठ के बता रही थी एक इंटरव्यू में कि मुझे तो समझ ही नहीं आया कि ऐसा क्यों हुआ। और उन्होंने अपने सारी प्रॉपर्टी जो है बेटे के नाम कर दी थी। एक और दिल्ली का ऐसा केस है कि जहाँ पे उनके बेटों ने बोला कि प्रॉपर्टी का सब आप मुझे वारिस जो है ही तो आप पेपर वर्क कर दीजिए और लीगल आयर बना दीजिए। उसके बाद बच्चों ने लिटरली जो कहा, उनके पेरेंट ने कोट किया कि डैडी जी अब हमें आपकी जरूरत नहीं है, हम आपका खर्चा पानी नहीं उठा सकते हैं। तो ये जो चीज़ है ना, बहुत बार ऐसा होता है जब महिलाओं की बात होती है तो कई बार जब उनके हस्बैंड नहीं रहते हैं तो उनका पेंशन उनको मिलता है, खासतौर पर गवर्नमेंट जॉब्स में ऐसा होता है। पर अब जिनके पास नहीं है उनके पास क्या, तो ऐसा कहा जाता है कि जो आपकी आपकी खुद की बनाई हुई यानी कि पिता की जो खुद की प्रॉपर्टी है, वो जब तक जिंदा है माँ बाप, अगर उन्होंने लिखवाया है तो ऐसा होता है टेक्निकली कि उनके मरने के बाद बच्चों के नाम पे विल चला जाए। लेकिन अगर विल पहले ही डिस्क्लोज कर दिया तो तभी भी उस केस में भी वो लोग अपने ऊपर का मेंटेनेंस चार्ज ले सकते हैं और बच्चों को ये देना ही पड़ेगा। वो बाउंड है, ये सरकारी नियम है कि प्रोटेक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ पेरेंट्स का एक सेगमेंट है जिसमें कि उनको बकायदा अपने माँ या बाप जो बूढ़े हैं, सीनियर सिटीजन हैं, तो या तो वो बच्चा, जैसे कि मैंने पहले ही बोला, बेटी हो बेटा हो, जिसके भी नाम पे वो प्रॉपर्टी हो, कोई अडॉप्टेड बच्चा हो, कोई रिलेटिव हो जिसके नाम पे उन्होंने प्रॉपर्टी कर दी हो, जब तक माँ बाप जिंदा हैं उनको बनता है कि वो उनका खर्चा उठाएं, उनकी जरूरतों को पूरा करें। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो पहले बहुत साल पहले ऐसा था कि 3 साल की सजा और कुछ जुर्माना था, 10,000 जुर्माना था। लेकिन फिर उसको जाके कर दिया गया 6 महीने की 3 महीने की सजा थी पहले, फिर 6 महीने की सजा कर दी गई। उसके अलावा जुर्माना और भी बहुत प्रोटोकॉल्स। उसके अलावा सरकार ने ये भी किया कि बहुत सारे हेल्पेज के सेक्शंस के ऊपर काम किया। एनजीओ, बहुत सारे जो गैर सरकारी संस्था हैं वो लोग काम करते हैं कि जो लोग ऐसे पेरेंट्स को छोड़ देते हैं उनके लिए देखभाल करें। तो ये तो ऑप्शन है ही, लेकिन बात ही कि वहां तक जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी अगर आप अपना चीज क्लेम करें। क्योंकि जब अगर कोई बच्चा इतना बेहया हो चुका है कि वो बोल रहा है कि तुम जाओ, तुम्हारी हमें जरूरत नहीं है, हम तुम्हारे पैसे नहीं भर सकते हैं, तो आपको भी मुंहफट होकर उसको बोलना चाहिए कि तुम जहाँ हो वो मेरा बनाया हुआ है, वो मेरी की हुई चीज है, तभी तुम बड़े हो के ये घर खरीद रहे हो, ये गाड़ी खरीद रहे हो। उसके अलावा ऐसे कितने सारे रिमार्केबल कोर्ट के केसेस हैं जो कि एक हम लोग केस स्टडी के तौर पे पढ़ते हैं तो या देखते हैं। तो गुजरात और दिल्ली ऐसी जगहों पे ज्यादातर ऐसे केसेस हैं जहां पे स्टेट ने और हाई कोर्ट ने ये मान्यता दी कि आप अपने लीगल आयर से मेंटेनेंस का पैसा ले सकते हो और बकायदा उनको देना पड़ेगा। सनी, जो सर्वे किया गया है उसमें जो बात सामने आई है कि वो बहू हो बेटा हो या रिश्तेदार हो,
बुजुर्गों के साथ गलत व्यवहार कर रहे हैं, उन्हें घर से निकाल देते हैं, घर में भी रखकर गाली गलौज करते हैं। तो ऐसा जब भी बात की जाती है तो न्यू जनरेशन को लोग दोषी ठहराते हैं, हम जैसी युवा पीढ़ी को। लेकिन इसमें जो बात सामने आई है वो पहले के जो हमारे माता पिता की उम्र के लोग हैं या उससे पहले की उम्र के लोग हैं, वो लोग ऐसा चीज करते हैं। तो इसमें जनरेशन की गलती है या फिर लोगों की सोच की गलती? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ तो ये कि वो क्या ही कहें, एक सोच है कि नया नया जनरेशन मतलब जो 2000 के बाद वाले जिनको मिलेनियल किड जो कहते हैं, ये लोग हैं। लेकिन सोचने वाली और देखने वाले गौर करें तो ये लोग अभी माँ-बाप बन ही नहीं पाए हैं, या कोई बन भी गया, माँ-बाप बना भी है, तो उनके माँ-बाप इतने बूढ़े नहीं हो गए हैं कि वो उतने असक्षम नहीं हो गए कि उनके साथ अत्याचार करे वो सुन ले। वो भी अभी जवान होंगे और वो ताकत पूरा प्रॉपर्टी पे अधिकार रखते हैं, उनके से बच के ये भाग नहीं सकते। असल दिक्कत जो ये नए जनरेशन की बात आती है, ये सारे हैं कब, जब 80s समाप्त हो रहा था, 90s शुरू हो रहा था, तब की चीज़। जब बाज़ारवाद पूरा हावी हो रहा था, वैश्वीकरण हो रहा था, विदेशी जो चीज़ें थी भारत आ रहे थे, भारत एकदम ओपन हो गया कि जो जो भी विदेशी कंपनी है वो आएँगी, टीवी सीरियल से लेके हर चीज़ विदेशी आ रहे थे मार्केट में। उस समय ये चलना शुरू हुआ कि ठंडा है मतलब कोको कोला, आपको शरबत नहीं पीना है, शरबत पीना आपके स्टेटस को डाउन करता है, आपको कोको कोला पिएँगे तब आप बड़े होंगे। उस समय ये कल्चर आया कि माँ-बाप कहने से लोग, ये गाँव वाले जो लोग होते हैं वो माँ, पापा ऐसे, पापा भी नहीं था कि बाबूजी ऐसे लोग कहते हैं। डैडी कहोगे तब एडवांस माना जाएगा। उस समय देखिएगा हर किसी को ये समझाया जाता था, या शुरू-शुरू में हम देखते थे, हम लोग भी देखे गाँव में उस समय बड़ा कल्चर था, अब धीरे-धीरे ये समाप्त हो रहा है। क्योंकि आजकल हम लोग ये सोशल मीडिया पे देखते हैं कि नहीं अपनी संस्कृति इस चीज़ की बात होती है, तो धीरे-धीरे कल्चर माँ-पापा तक सीमित हो गया है। लेकिन पहले ये था मम्मी-डैडी का कल्चर खूब आया था। फिर सेम चीज़ जो मोहित ने कहा कि वो कॉन्वेंट में पढ़ाने को लेके कि नहीं बच्चा घर में क्या ही पढ़ पाएगा, हम लोग के पास स्कूल ही नहीं है। इसको कहीं भर्ती करेंगे हॉस्टल में तब जाके वो अच्छे से पढ़ जाएगा। ये थ्योरी थी। खूब था वो कॉन्वेंट स्कूल और वो बोर्डिंग स्कूल उस समय खूब चले थे। खूब लोग जाके बच्चों को भर्ती करवाते थे। एक और चीज़ ये भी था कि हम लोग यहाँ पे रह के क्या ही करेंगे, माइक्रो और मिनी कॉन्सेप्ट क्योंकि आते थे क्या टीवी सीरियल उस समय जब नए-नए शुरू हुए, जब मास कम्युनिकेशन में अगर हम लोग पढ़ते हैं तो उस समय पढ़ाया जाता है कि टीवी सीरियल अपने धीरे-धीरे टीवी आ रहे थे तो उनके पास शो नहीं होते थे। अब यहाँ पे जब अब बढ़ गया है तो हम लोग लाखों खर्चा करके लाखों जो प्रोडक्शन कंपनियाँ वो बनाती है टीवी सीरियल या अलग-अलग शो जिसमें भारत की कल्चर दिखाया जा रहा है। लेकिन उस समय जो विदेशी चलते पहले वहाँ पे टीवी था तो उनके शो को हिंदी में डब करके यहाँ पे चलाया जाता था। तो वो जो उनका जो बना-बनाया वो अपना कल्चर से जो दिखाते थे तो वहाँ उसी को हिंदी में दिखाया जाता था। तो लोगों को देख के लगता था कि अच्छा छोटा परिवार रह रहा है, ये ज़्यादा सुखी है, अपने मन से जो फन कर पा रहा है। तो होता है एक ह्यूमन वो है कि हम जो भी देखेंगे ना गलत टाइप से या कुछ अलग जो अलग हो, गलत या सही है वो अलग बात है, लेकिन जो कुछ अलग हो जो हम कर अपने रेगुलर लाइफ में कर रहे हैं उससे कुछ अलग दिखेगा तो मन करेगा कि वही करें, वही सबसे सही है। तो वही चीज़ देखने को मिलता था कि अच्छा सीरियल आ रहा है तो इसमें परिवार के मिनी 2 लोग ही रह रहे हैं बस। ज़्यादा से ज़्यादा एक पति-पत्नी है और एक बेटा है उसके पास, वो बहुत सुखी से रह रहे हैं उनके साथ क्योंकि सीरियल में दिखाया जा रहा है तो उसमें तो सब अच्छा-अच्छा हो रहा है, सब लग्ज़री दिख रहा है। तो लोगों में आया कि नहीं, माँ-बाप के साथ रहना ये गलत है। दूसरा चीज़ एक और भी उस समय था कि हम बाहर रह के पढ़ना शुरू करेंगे, ज़्यादा लेट शादी करेंगे। फिर ये भी एक चीज़ कि हमारा भारत तो बहुत पिछड़ा हुआ है, वो बहुत जल्दी-जल्दी शादी कर रहे हैं तो लेट शादी का कल्चर आया। तो इन सब चीज़ों का नतीजा क्या हुआ, एक तो हम बाहर रहने लगे, बचपन से माँ-बाप का साथ छूटने लगा। तो आया कि नहीं भाई वो जो मैंने पहले बताया कि हम अपने पैर पे खड़े तो माँ-बाप की क्या ही ज़रूरत है। ये लोग हमारे लिए ऊपर बोझ है जो अपनी आज़ादी है वो छीन ले रहे हैं। दूसरा चीज़ कि लेट से अगर हम शादी करना शुरू कर रहे हैं तो जो माँ-बाप और बच्चों में था वो एक जनरेशन गैप बनना शुरू हुआ। खूब अच्छा खासा वो हो जाता था। तो जो बाप को समझना चाहिए अपने बेटे का जो प्रॉब्लम जो कम गैप रहता था पहले वो नहीं समझ पाता था, एकदम वो कट के रहना शुरू हुआ। तो इसका नतीजा होता क्या है कि बहुत दूरी बढ़ जाती है, बाप को क्या तकलीफ़ है या बाप के लिए जो सेंटीमेंट होता है वो बच्चों में कम हो गया। अभी हम लोग देखें और वो अभी जब ये लोग उस समय जो जवान थे और ये जो करते आ रहे थे, जो बच्चे थे उस समय जिनको बाहर कॉन्वेंट में रख के पढ़ाया, अब वो समय आया है कि ये लोग बूढ़े हुए हैं, इनके माँ-बाप बूढ़े हुए हैं, ये शादीशुदा होके अपने मतलब वो क्या बोलते हैं अधेड़ उम्र में अब वो लोग आए हुए हैं। तो ये लोग करते क्या है कि होता है जब जो अभी जो अच्छा जैसे-जैसे उम्र बढ़ रहा है देश में अभी वो भी बढ़ रहा है, बुजुर्गों की संख्या भी। अभी एक सर्वे है कि लगभग 140-50 करोड़ के मिलियन के आसपास मतलब कि 14-15 करोड़ के आसपास देश में बुजुर्ग है। अगले ये 5 से 6 साल में मतलब 2030 तक सीधे 20 हो जाएगा, 20 करोड़ के आसपास हो जाएँगे 200 मिलियन तक और फिर अगले 10 में ये फिर डबल होके 30 के लगभग चला जाएगा, 10 मिलियन और बढ़ जाएगा। तो ये जो बुजुर्गों का वो बढ़ रहा है और मन में भरे कौन है वो 90s 80s वाले लोग कि जो भाई माँ-बाप के साथ अलग रहा, उनको बाप के नाम पे इमोशन नहीं है और बुजुर्ग जब बढ़ रहे हैं तो ये लोग धीरे-धीरे ज़्यादा केसेस आ रहे हैं कि अलग कर रहे हैं, तो केस ज़्यादा दिखना शुरू हो रहा है। बुजुर्ग बढ़ रहे हैं और पुराना वो अलग वाला केस तो अब दिखना शुरू हुआ है। लेकिन ये जो नई पीढ़ी के नाम पे जो कहा जाता है, ये नई पीढ़ी जिसको हम लोग ज़िम्मेवार मानते हैं जो 2000 के बाद पैदा हुई है, ये अभी मार्केट में कहीं या गेम में ये लोग अभी आए ही नहीं है, इनको अभी बहुत टाइम लगेगा। ये लोग कम से कम सोशल मीडिया पर देखिए सीख भी पा रहे हैं कि हाँ, ये गलत हो रहा है, ऐसा नहीं करना है या हमारी संस्कृति को बचाना है। तो शायद ये जब आएँ अपने
कि जब ये लोग माँ बाप बने और इन लोगों को अपने माँ बाप का केयर करना होगा तो शायद ये समझ जाए। तो ये पुराने वाले लोग हैं जो केवल सुन के आए, जो टीवी पे देख के आए, उनके पास सारा मीडियम, अच्छा नेटवर्क में नहीं था, इंटरनेट नहीं था, वो समझ भी नहीं सकते थे कि बाहर क्या हो रहा था। जो टीवी पे दिख गया वहीं सही। इन लोगों के पास इंटरनेट नहीं होता था कि वो जांच कर सके कि बाहर चल क्या रहा है। जो बाहर की टीवी कंपनियां जो दिखा दिए, जो प्रचार कर दिया गया कि हमको गोरा होना है, माँ बाप से अलग रहना है, सिंगल रहना है, वही चीज इन लोगों के मन में भरा हुआ और उसी का नतीजा भी दिख रहा है। कंक्लूड करते हैं। डॉली, आपसे हम शुरुआत करेंगे कि बागबान मूवी है, वो देखने के बाद हर एक व्यक्ति इमोशनल हो जाता है, लेकिन जब खुद पर बात आती है, खुद की माता पिता की देखरेख करने की बात आती है, तो खुद में बंटवारा होने लगता है और बहाना बनाने लग जाते हैं कि हमें काम है, हम घर में नहीं रहते हैं, तुम्हारी कैसे देखरेख करेंगे। तो ऐसा क्यों होता है? कैसे इन सब चीज़ों पर रोक लगेगी? कैसे लोग समझेंगे कि माँ बाप काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हैं? सबसे बड़ी दिक्कत क्या है ना कि जब से ये एकल परिवार वाला सिस्टम सामने आया है ना, जब से लोगों को लगता है कि हम, जैसे सनी बता रहे थे कि हम लोग की सबसे बड़ी दिक्कत क्या है ना कि हम लोग सीरियल, फिल्म और मीडिया से ज़्यादा सीखते हैं, सोशल मीडिया से। हम लोग को लगता है अकेले रहना कूल रहना है, मतलब हम कूल कहलाएंगे, हम अपने परिवार के साथ नहीं रहेंगे। तो आजकल की जो बहुएं आती हैं, उनकी एक माइंडसेट होती है कि यार हम मम्मी पापा के साथ नहीं रह पाएंगे। उनका पहला शर्त ही होगा कि शादी के बाद हमको अकेले रखोगे ना, हमारा अपना घर होगा ना। तो उनके लिए अपने का मतलब है मेरी फैमिली, मतलब हम, मेरा पति, मेरे 2 बच्चे, 1 बच्चे 2 बच्चे जो भी, उन्हें सास ससुर का कॉन्सेप्ट ही खत्म हो चुका है। जबकि सारे बच्चों को ये सोचना चाहिए, ये समझना चाहिए कि जब आपको ज़रूरत थी तो आपके माँ बाप आपके साथ थे। माँ बाप भी ये सोचते कि बच्चा हुआ हम कहीं दे देते हैं, उसका कोई केयर टेकर ख्याल रख देगा, बड़ा हो जाएगा तो फिर हम उसको अपने पास बुला लेंगे। ऐसा नहीं कि माँ बाप तो अपने पास रखे, बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे होंगे, संघर्ष झेले होंगे, तब आपको इतना बड़ा किए। लेकिन जब ज़रूरत होती है माँ बाप को अपने बच्चों की, तो माँ बाप को लगता है माँ बाप बोझ हैं। जबकि बच्चों को ये सोचना चाहिए कि माँ बाप घर की नींव है, वो बेस हैं, वो आधार हैं। जब किसी भी घर का नींव खराब होगा तो आप कितना भी मजबूत पिलर बना लीजिए, वो एक दिन बिल्डिंग ढह ही जाएगी। तो केदारनाथ, वैष्णो देवी, सोशल मीडिया पर फोटो डालने से कुछ नहीं होगा, मदर्स डे विश करने से, फादर्स डे पे केक कटवाने से कुछ नहीं होगा। आपको सच में मम्मी पापा के महत्व को समझना होगा और ये सोचना चाहिए कि जैसे माँ बाप को आपकी ज़रूरत थी, और ये सोचना होगा कि जैसे आपको माँ बाप की ज़रूरत थी, माँ बाप को भी आपकी ज़रूरत है। अपने साथ रखिए और एक न एक दिन बाद उनको वैसे भी खत्म हो जाना है, तो ये सब मत करिए। वो संस्कृत का श्लोक है, हम खोल कर भी रखे थे, पूरा याद नहीं आ रहा था। तो श्लोक है कि सर्व तीर्थमयी माता सर्व देवमय पिता, मतलब सर्व तीर्थ माँ में है और ये सब देवता जो है वो पिता में है। आप उनको पूजिए, उनका पैर छूइए, सब पुण्य मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा। अब परिवार पे बहुत चर्चा हो रहा था, तो हम कहेंगे कि आप क्या देख रहे हैं, आपके घर में कौन सा सीरियल चल रहा है, कौन सा फिल्म देख रहे हैं, एकदम अच्छा तरीका से सोच समझ कर देखिए और परिवार के साथ बैठकर देखिए। क्योंकि परिवार का जो कॉन्सेप्ट था ना, परिवार में चाचा आते थे, चाची आती थी, ईया आती थे, बाबा आते थे, और अब परिवार का मतलब हम, हमार मेहरारू, हमार लड़का, ये हो गया है परिवार का कॉन्सेप्ट। ये कहां से आया? हम सीरियल देखने लगे, हम फिल्म देखने लगे, और ये कोई आकर के कोई सीरियल अब फिल्म दिखाने लगा, और हम लोगों के मन में वो चीज बैठ गया कि अपना परिवार, लोग पूछता है अब तो अपना परिवार में कौन कौन है, तो माँ बाप को छोड़ देता आदमी, कहता है हाँ हमार मेहरारू दूगो लड़का। अब मैडम, आजकल नया में कहता है हम हमारा मैडम है दूगो लड़का, आजकल नया में हमारा मैडम बोलता है। तो ई वाला कॉन्सेप्ट से बाहर निकलिए। हमारा परिवार का मतलब उसमें चाचा, चाची, बाबा, ईया, माई, बाप सब कोई है, और तब होता है परिवार। खाली हम हमारा मैडम है दूगो लड़का परिवार नहीं हो सकता है। मैं थोड़ा सा ये चीज़ हाईलाइट करना चाहूँगी कि जो सर्वे हुआ था, वो सर्वे बाकायदा शहर और गांव दोनों जगह को मिला के इक्वली हुआ था, नंबर्स भी इक्वल थे। तो ये जो सिचुएशन अभी की है वो कहीं ना कहीं गांव में भी है। हो सकता है वो उतना मतलब उजागर नहीं हो पाता है, लेकिन है। और बहुत ही मतलब एक तो मतलब एग्जाम्पल ही बता रही हूँ मैं। उन्होंने लिटरली, जो बहू है उनकी, उन्होंने उनको, वो डेथ बेड पे थी, जो बूढ़ी लेडी की मैं बात कर रही हूँ, डेथ बेड पे थी, और बाकायदा गांव के कल्चर में लोगों को दिखता था कि उनके साथ इतना गलत हो रहा है, खाना मांग रही है तो भाई दिन भर इनको खाना ही चाहिए, दिन भर इनको यही करना है, इनका बेटा तो कुछ करता नहीं है, हम ही को करना पड़ेगा। तो ये वो करते करते और इवेंचुअली शी पास्ड अवे, क्योंकि एक तो उम्र भी थी, दूसरा कि उनका ख्याल भी नहीं रखा जा रहा था। लेकिन जब उनकी प्रॉपर्टी का ये हुआ तो सबसे पहले बोला गया कि जितना हम किए तो सब मेरा ही हुआ, तो गहना का भी और इसका भी सब चीज मेरा ही हुआ। जबकि और उनकी बहनें भी हैं जो आके बिना किसी एक्सपेक्टेशन के अपनी माँ को करके जाती थी, और बाद में भी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं था, लेकिन ये बोलना भर काफी था कि आप हमेशा एक मोटिव से किसी बूढ़े इंसान को देख भी रहे हैं जिसने लिटरली सब कुछ आपके लिए किया, और वो विडो थी। तो मुझे बहुत बड़ा ये फैक्टर इस चीज में रहा ना कि कहीं ना कहीं अगर उनके पति रहते, या उनके पति के पेंशन का एक्सेस उनके पास रहता, क्योंकि पेंशन तो मिलता था लेकिन वो पेंशन उनको नहीं पता था कि वो क्या है क्या नहीं है, क्योंकि सब बेटे और बहू
के पास जाता था। तो मुझे ये बहुत बड़ा फैक्टर लगता है ना कि कहीं न कहीं जैसे हम लोग महिला सशक्तिकरण में एक बहुत पॉइंट है जो सब लोग बोलते हैं कि महिलाओं को अपने लिए खुद बोलना पड़ेगा, खुद लड़ना पड़ेगा, खुद ऊपर उठ के आइए और अपना काम करिए, पैसे कमाइए, तभी आपकी बात कोई सुनेगा। तो मुझे लगता है कि माँ-बाप को भी ये चीज़ मोह में कितना भी बच्चा प्यारा हो, प्यार तो आप करते ही हैं, लेकिन मोह में अपना रिटायरमेंट का पैसा ज़रूर रखना चाहिए क्योंकि बच्चे वाक़ई में नालायक हो जाते हैं और कई बार परिस्थितियाँ भी नहीं साथ देती हैं। तो उस वक़्त के लिए आपके पास अपनी पूँजी होनी चाहिए। बच्चों के लिए करिए लेकिन अपने लिए बचा के भी करिए। क्योंकि कोई नहीं रहता है बाद में। हो सकता है कि ये भी हो सकता है कि किसी के बच्चे ही नहीं रहें, अकस्मात मृत्यु हो जाए। तो ये सोच के कि अभी कर दे रहे हैं, बच्चा बाद में देख लेगा, ये गलत अप्रोच है। ये तो हस्बैंड वाइफ में भी नहीं होना चाहिए। तो ये अप्रोच हमेशा रखना चाहिए कि अपने बारे में माँ-बाप सोचे, जो पेंशन है उसका अपना सारा राइट समझें और ये कैंपेन और प्रोग्राम्स होने चाहिए जहाँ पे ऐसे बूढ़े लोगों को सीधा वृद्धाश्रम में जाने के ऑप्शन के पहले कि उनकी क्या-क्या अवेलेबिलिटीज़ हैं ये बताया जाए, ताकि उनकी जागरूकता पे भी बात हो। क्योंकि ये जो टॉपिक हम लोग चुने, ये इसीलिए हुआ क्योंकि परसों शायद से ऐसा दिन था जिसमें अवेयरनेस का प्रोग्राम का दिन था ये कि जो सीनियर सिटीजन्स हैं, पेरेंट्स हैं, उनका अबैंडनमेंट नहीं हो, उनको छोड़ा नहीं जाए। तो उसपे बहुत ज़्यादा ये देखने की ज़रूरत है और उसके अलावा एक और चीज़ ये है कि हम लोग जिस तरीके से और ये मैं हो सकता है बायस लगे लेकिन ये मैं अपने जनरेशन को इसलिए इससे इतर रखूँगी क्योंकि ये जनरेशन मुझे लगता है कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा अटैच्ड है शायद तभी हम लोग बात कर रहे हैं कि हमें अपने लोगों के लिए कितना करना चाहिए, अपने पेरेंट्स के लिए हम लोग को लगता है हम थोड़ा-सा भी कमाते हैं तो हमें लगता है कुछ ऐसा करें कि वो खुश हों, जबकि उन्होंने तो सब कुछ किया है। तो मुझे लगता है कि जो पिछला जनरेशनल है ना, वो कम्युनिटी ऐसी बन चुकी है कि लोगों को ना अलगाव सा फ़ील होता है, किसी रिश्ते के ऊपर मेहनत नहीं करना चाहते हैं। जो हो गया, काम मिल रहा है, मोटिव ओरिएंटेड रिश्ता हो गया कि पैसा मिल रहा है, उसका प्रॉपर्टी है तब तक। वही हो गया कि गाय दूध देती है तब तक ठीक है, नहीं तो फिर छोड़ दीजिए। तो अपने माँ-बाप को गाय समझना छोड़ना चाहिए सबको और इस तरीके से और हर रिश्ते को मुझे लगता है उस तरीके से लेके चलना चाहिए कि बिना मोटिव भी वो रहे तभी तो वो रिश्ता है। सीधा उन्हीं लोगों के लिए बात होगी जो अभी अधेड़ उम्र में हैं और उनके माँ-बाप बूढ़े हुए हैं। तो उनके लिए यही होगा कि सोशल मीडिया पे आप दिन भर जो कलयुग के श्रवण कुमार और वो जो माँ-बाप बूढ़े रोड पे घूमते हैं उनको नहलाते हुए ऐसे टाइप के वीडियो जो शेयर करते रहे दिन भर सोशल मीडिया पर, उससे हटकर आप अपने माँ-बाप जो आपके बूढ़े हैं, उनको लेके आइए। क्योंकि अभी जो मोबाइल वाली पीढ़ी है ये थोड़ा और ज़्यादा रोबोट होने वाली है। वो अपने घर पे जब देखेगी कि भाई मेरे माँ-बाप तो कभी दादा-दादी के साथ ये कॉन्सेप्ट ही नहीं था कि उनके साथ भी रहना पड़ता है या वो अपने दादा-दादी का प्यार नहीं देख पाएँगे और वैसे क्या होता है परिवार बड़ा वो नहीं देख पाएँगे। तो जब आप बूढ़े होंगे, अभी आप अधेड़ हैं, सब कुछ कर पा रहे हैं, जब आप बूढ़े होंगे तो आपके साथ भी यही होने वाला है। तो यही सीधा संभलने की ज़रूरत है कि सोशल मीडिया वो वीडियो शेयर करने से ज़्यादा अच्छा है कि आप अपने परिवार में वो लिटरली वैसा करने लगे, आपके साथ अच्छा हो जाएगा। एक चीज़ बोलना चाहती हूँ मैं, हम लोग बागबान का ज़िक्र कर रहे थे ना, उसमें जो बुक ओपनिंग का सीन जितने भी लोगों ने देखा होगा उनको याद होगा कि जब आखिर में अमिताभ बच्चन की बुक लॉन्च होती है तो सब बेटे आते हैं कि बाप रे अब तो मेरे पिताजी वापस अमीर हो गए, अब चलो मिलने जाते हैं उनसे। तो वो अपने बच्चों को छोड़ के अपने जो पोता और पोती है उनको मिलने जाते हैं, जबकि पोता और पोते को था, पोती को तो और भी नहीं लगाव था क्योंकि वो शुरू से ही अलग रही। पर उनको तब रियलाइज़ हुआ साथ रह के कि कैसे मेरे दादा-दादी ने कितना कुछ किया और माँ-बाप कितने मतलब मेरे जाहिल हो चुके हैं कि उनको नहीं समझ में आ रहा है। तो मुझे लगता है कि जो ग्रैंड चिल्ड्रन है ना उनको वाक़ई में रहता है लगाव, बस शर्त है कि आप लोग जो पेरेंट्स हैं उस बीच का ब्रिज नहीं बने, बैरियर नहीं बने ऑफ कोर्स। देखिए, जब आप पौधारोपण करने जाते हैं तो उस पौधा को आप यही सोचकर रोपते हैं कि जब वो बड़ा होगा तो आपको फल देगा, फूल देगा और धूप में छाँव देगा। ठीक उसी तरह जो आपके माता-पिता हैं धूप में जलकर काम करते हैं, अपनी खुशियों को दाँव पर लगाकर आपको इस लायक बनाते हैं कि आप अपनी ज़िंदगी के हर एक फैसले लेने में सक्षम हो सकें। लेकिन आप इतने ज़्यादा सक्षम हो जाते हैं कि पेरेंट्स को देखना तो दूर, उनके बारे में आप सोचते तक नहीं हैं और हाल ये हो जाता है कि वो बेघर हो जाते हैं, बेसहारा हो जाते हैं। बुढ़ापे में किसी को कुछ नहीं चाहिए होता है, 2 वक़्त की रोटी चाहिए होती है और अपने पोते-पोती, बहू-बेटे की खुशी चाहिए होती है और अगर आप अब ये भी नहीं दे पा रहे हैं, तो फिर आपके माँ-बाप शर्म से मरने लायक भी नहीं रहेंगे कि उन्होंने कैसे बेटे-बेटी को जन्म दिया है, जो उनको बुढ़ापे में इस कद्र छोड़ चुका है कि उन्हें वृद्धाश्रम का सहारा लेना पड़ रहा है। तो आप इस चीज़ को समझें, माता-पिता की कद्र करें, वो काफ़ी ज़रूरी है आपकी ज़िंदगी में, आपको ज़िंदगी देने वाले ही वही हैं। बाकी जो भी दर्शक देख रहे हैं इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगले हफ्ते नए मुद्दे के साथ आपके सामने हम हाजिर होंगे। धन्यवाद।